जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है और साथियों आज आपका इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। और कल वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपका छूटा हुआ है तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी? हड़प्पा में, कालीबंगन में, चनहुदड़ो में या फिर डी मोहनजोदड़ो में? साथियों बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर देखिए, नर्तकी की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। अब देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें, ये वर्तमान में कहाँ पर है तो ये पाकिस्तान में है और इसकी खोज जो है वो 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। हड़प्पा की बात करें, ये किस नदी के तट पर है तो याद रखिएगा ये रावी नदी के तट पर। कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर अगर आपने शूद्रक दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो मृच्छकटिकम रचना है इसके लेखक कौन है? शूद्रक है। कलहन की बात करें तो इसकी रचना याद रखिएगा राजतरंगिणी। पूछा जाता है कि राजतरंगिणी जो है ये किसकी रचना है तो ये कलहन की रचना है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। और कालिदास की बात करें तो इनकी रचना जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम ये सभी कालिदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन 3, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, ठीक है। वैसे ही जो हम बता रहे हैं आपको ये सारा आपको नोट्स में मिलेगा, क्लास नोट्स में। और कहाँ पर मिलेगा तो कोर्स में। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर आपको चले जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, ठीक है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए। या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमने जो नंबर दिया है उस पर आप लोग मैसेज कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, नवपाषाण काल। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? आंसर है चरक संहिता। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि चरक संहिता की रचना किसने की है तो महर्षि चरक ने, इन्होंने चरक संहिता की रचना की है। अच्छा, चरक किसके राजवैद्य थे तो याद रखिएगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऋषि चरक। चलिए, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बस ये 10th का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 10th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो लेंस का तो प्रयोग होगा नहीं, दर्पण का होगा। और कैसा होता है तो अवतल दर्पण का। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का। चलिए आगे देखिए, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको इस बार 100% बिहार पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन चाहिए तो एक भी दिन क्लास को छोड़िए नहीं, ठीक है। अभी से क्लास कीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द इसका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और फिर जब वैकेंसी आ जाएगा तो फिर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन की बात करें, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3। पहला समस्थानिक है H11, इसका नाम है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, इसका नाम है ड्यूट्रियम। तीसरा समस्थानिक है H13, ये है आपका ट्राइटियम, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपको लिखा मिलेगा क्लास नोट्स में। चलिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? साथियों, इसका आंसर है लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है। अब दूध की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज नाम की शर्करा, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध से जो दही बनता है, दूध से जो दही बनता है किसके कारण बनता है? तो जीवाणु के कारण बनता है, ठीक है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है जिसके कारण दूध से दही बनता है। और दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगर आपने क्लास नोट्स को पढ़ा होगा तो हमने वहाँ पे बताया है कि कोयला जो है 4 प्रकार का है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो पीट जो है सबसे घटिया कोयला है और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। तो लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। चलिए, चिमनी से धुआं के सिद्धांत से बाहर निकलता है, यानी कि चिमनी से जो धुआं निकलता है वो किस सिद्धांत के कारण बाहर निकलता है? तो इसका आंसर है संवहन विधि से। किस विधि से? संवहन विधि से। ये 10th में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? और देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस ड्राइवर में बिहार पुलिस से इजी क्वेश्चन आता है, इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए आप लोग सही से पढ़िए। अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए 1 साल पुराना। आप लोग पूछते रहते हैं कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, तो LMB, HMB दोनों चलेगा। और इसमें लाइसेंस जो है 1 साल, जैसे वैकेंसी मान लीजिए आज निकला तो आज से 1 साल पुराना होना चाहिए। अधिकतम कितना भी हो चले, लेकिन कम से कम 1 साल पुराना आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। धान हो गया, आलू हो गया, नींबू हो गया, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनता है। तो धान में एक रोग होता है खैरा, तो पूछेगा खैरा किससे संबंधित रोग है? धान से। और खैरा रोग जो होता है ZN की कमी से, यानी जस्ता की कमी से। आलू में रोग होता है ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट रोग होता है आलू में, और ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। नींबू में होता है डाईबैक रोग, और ये होता है तांबा की कमी से। तीनों ध्यान रखिएगा। गन मेटल किसका मिश्रण है? चलिए बताइए, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, पीतल, कांसा। बिल्कुल 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, पीतल, कांसा। तो पीतल जो है इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, पिताजी। जैसे पीतल बोले तो पिताजी याद रखना है। तो पी से आपका पीतल हो गया, बाकी ये दोनों मिश्रण है। ता से आपका तांबा हो जाएगा, प्लस जी से जिंक, जिंक बोले तो जस्ता, ठीक है। इस तरह से जिंक हर्षी होगा इसमें, जिंक यानी कि ZN। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। वहीं कांसा की बात करें तो ये तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है, यानी कॉपर और टीन के मिश्रण से कांसा, तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा तांबा, टीन एवं जिंक। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और सेशन को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है लाइसोजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया,
जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, ठीक है। और विषाणु का मतलब वायरस। टाइलिन नाम का एंजाइम कहाँ होता है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? चलिए बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होगा? तो देखिए तरंग की बात करें, एक आपका होता है अवस्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग और एक होता है आपका पराश्रव्य। चलिए आज इसको समझा देते हैं, आज के बाद ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो एक नंबर आपका अवस्रव्य तरंग है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रासोनिक। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक। श्रव्य को बोला जाता है ऑडिबल, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, और पराश्रव्य को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। अब ध्यान से समझिए, जो आपका ये अवस्रव्य है यानी कि इंफ्रासोनिक है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो बोला गया अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होगा? तो 20 हर्ट्ज से कम। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से कम। अब ध्यान से सुनिए, तीनों में से हम लोग किसे सुन सकते हैं? तो इंफ्रासोनिक को हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच, इसी आवृत्ति वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको भी नहीं सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसको भी नहीं सुन सकते। यानी हम लोग इसको और इसको नहीं सुन सकते, केवल श्रव्य वाले को सुन सकते हैं। तो श्रव्य की आवृत्ति 20 से 20,000 के बीच है। बाकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें होता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है और इसका फॉर्मूला होता है AgI। चलिए क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल। इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और इसका अनुभार होता है 20, जबकि साधारण जल का होता है 18, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारी जल। और नाभिकीय रिएक्टर में पूछे मंदक के रूप में भारी जल काम करता है और नियंत्रक के रूप में क्या काम करता है? तो नियंत्रक छड़। और नियंत्रक छड़ किसका बना होता है? तो कैडमियम या फिर बोरोन का बना होता है नियंत्रक छड़, जो कंट्रोल करता है नाभिकीय रिएक्टर को। ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाता है O3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको तैयार कीजिए। इसका PDF आंसर के साथ आपको कोर्स में मिल जाएगा, तो देर मत कीजिए, अभी से आप लोग लग जाइए। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को इंग्लिश में पेनक्रियाज बोला जाता है। अगर इस क्वेश्चन को और डीप में पूछ लिया जाए तो अग्नाशय में एक स्थान का नाम है, वो कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से, यानी बीटा कोशिका से निकलता है ये आपका इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन की बात करें, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जस्ता धातु पाई जाती है इंसुलिन में। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को। ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। पिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बताइए। तो साथियों, पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम को आशा धातु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आशा धातु। किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ पर संग्रहित होता है? तो ये यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए। अच्छा, पित्त कहाँ से निकलता है? पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। और कहाँ पर पित्त जाके जमा होता है? तो पित्ताशय में। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया रोग, और मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफ्लिज मच्छर के कारण, मादा एनाफ्लिज दोनों याद रखिएगा, मादा एनाफ्लिज मच्छर के कारण मलेरिया होता है और मादा क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया होता है। अच्छा, मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो कुनैन, ठीक है। और कुनैन जो है ये किस पेड़ से निकलता है? तो मलेरिया की दवा का नाम है कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल, सिनकोना एक पेड़ का नाम है, तो इसी पेड़ जो छाल निकलता है उसी से दवा बनता है कुनैन, जो कि मलेरिया के लिए उपयोगी है। चलिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? यानी कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये गला में पाया जाता है। कहाँ पर? गला में। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसी का अन्य नाम जिगर है और इसी को लीवर भी बोला जाता है, इंग्लिश नाम है लीवर। चलिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो प्यारे बच्चों, ये उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1900, कब बताइए? 1993, ठीक है। सॉरी, ये हुआ था आपका 1993 नहीं, इसका आई थिंक 92 था। चलिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 1992, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? देखिए साथियों, मूल संविधान की बात करें उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ भाग की बात करें कि नगर पालिका से संबंधित भाग आपका भाग 9 का क है, और भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और 9 क में किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। भाग 4 क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। इसको कहाँ से लिया है? तो रूस देश के संविधान से। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और जो 11 मौलिक कर्तव्य है इसको रूस देश से लिया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करें, इसको किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत में। जिस समय जोड़ा गया था 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। ये 11वां वाला जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। केवल ध्यान से सुनिए, जो भी हम लिख रहे हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिख के नोट्स में दिया है, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, केवल सुनिए। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए। आंसर है अमुक्त माल्याद। राजतरंगिणी की बात करें तो इसके बारे में हमने बताया, कलहन ने इसकी रचना की है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष सर्वाधिक निकाय बन गया? आंसर है 1993 में। चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सूचना का अधिकार RTI, जिसको शॉर्ट में बोला था राइट टू इंफॉर्मेशन, तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर है 2005 में, बी ऑप्शन सही है। चलिए, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि आवर्तकाल क्या होगी? देखिए, आवर्तकाल का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आसान होगा। तो T बराबर होता है 2 पाई इंटू √L/G। अब इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो आपको आवर्तकाल यानी कि T निकालना है, और लंबाई दिया है, तो लंबाई दिया है तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, यानी 2 पाई G, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमको केवल T और L देखना है। तो T बराबर यहाँ पे दिख रहा है √L। तो अगर L के स्थान पे अगर हम 4 रख दें तो T का मान क्या होगा? बताइए, तो बताइए T क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल 2। तो इसका आंसर क्या है? 2 गुनी।
ठीक है, अगर 9 गुना हो जाएगा लंबाई तो आवर्तकाल क्या होगा, 3 गुना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चाणक्य की मदद से। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चले साथियों, आज आपका टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए 30 में से आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? और नंबर फिर से लिखा देते हैं 9631887058। क्लास अगर पसंद आया हो तो इस पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।